नमस्कार, मैं हूं साकेत। आज हम लोग जानेंगे कि बिहार जो हमारा राज्य है यह पिछड़ा है। तो ये राज्य पिछड़ा हुआ है, ये कब तक पिछड़ा हुआ रहेगा? आखिर कौन से ऐसी परिस्थितियां होंगी, कौन से ऐसे उपाय करने होंगे, क्या करना होगा, कौन से ऐसे एक्शंस लेने होंगे, क्या कदम उठाने होंगे ताकि हमारे राज्य बिहार का पिछड़ापन दूर हो सके। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे राज्य बिहार के बारे में एक बार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि बिहार के विकास से ही हिंदुस्तान का विकास संभव है। देखिए, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है कि बिहार अगर आगे बढ़ता है तो हिंदुस्तान भी आगे बढ़ेगा। यानी कि अगर यदि बिहार पीछे है तो इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तान आगे बढ़ जाएगा, हिंदुस्तान भी आगे नहीं बढ़ेगा। अगर बिहार आगे बढ़ता है तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। तो हमारा प्रश्न है कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं। तो हालांकि मैंने 13-14 उपाय लिखा है, तैयार किया है, बुक का भी हेल्प लिया है। जो आपके बुक में दिया गया है वही मैंने भी लिखा है। आप लोग इसको अपने से और भी सोच कर इसको बड़ा कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु दिक्कत नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि बिहार के पिछड़ा होने के पीछे कारण है यहाँ की बढ़ती हुई जनसंख्या। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम जनसंख्या पर नियंत्रण करेंगे तो हमारे बिहार का पिछड़ापन कुछ कम हो सकता है, क्योंकि संसाधन तो सीमित ही है। तो जितना जनसंख्या को हम कम करेंगे तो उतना ज़्यादा हमारे पास संसाधन के उपयोग करने की क्षमता बढ़ेगी, हम उसको भली भांति उपयोग कर पाएंगे और बिहार का पिछड़ापन को दूर करने में काफ़ी हमें मदद मिलेगी। अगला पॉइंट है शिक्षा। शिक्षा बिहार का रोजगार परक होना चाहिए। कहीं की भी शिक्षा रोजगार परक ही होनी चाहिए। क्यों रोजगार परक होनी चाहिए? अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो BA कर लेते हैं, उनको एप्लीकेशन लिखना भी नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि देयर इज़ नो यूज ऑफ सच काइंड ऑफ ग्रेजुएशन। ऐसे ग्रेजुएशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर यदि आपको एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है तो इसलिए शिक्षा ऐसे दी जाए ताकि आप उसका इम्प्लीमेंट कर सकें, आप उसको उपयोग कर सकें, उसको अपने जीवन में उपयोग कर सकें। और वो शिक्षा होनी चाहिए रोजगार परक, ताकि पढ़ने के बाद, पढ़ाई खत्म करने के बाद युवाओं के मन में एक कुंठा ना रहे, अवसाद में ना चले जाएं, एक डिप्रेशन में ना जिएं कि अब हम क्या करेंगे, एक फ्रस्ट्रेशन में नहीं जिएं कि अब हमें क्या करना है, क्योंकि उनके पसंद का काम उनको आ जाए। तो हमें शिक्षा कुछ ऐसा देना चाहिए। अगला है कृषि का तेज़ी से विकास। तो हम लोग जानते हैं कि बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वह बहुत हद तक कृषि पर ही निर्भर है। अधिकांश लोग यहाँ के किसान हैं। तो अगर यदि हम चाहते हैं कि बिहार का विकास हो तो इसके लिए हमें कृषि का विकास करना होगा। तो इसके कृषि के विकास करने के लिए हमें उन्नत क्वालिटी के बीज, उर्वरक, खाद, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के उपाय, आधुनिक यंत्र यानी मशीन, ये सब चीज़ें हमको लानी पड़ेगी। साथ ही साथ हमें वैज्ञानिकों का, प्रोफेसर्स की भी सहायता लेनी होगी जो समय समय पर हमें इसकी जानकारी दे सके, मौसम की जानकारी दे सके कि अब ऐसा मौसम आने वाला है, अब हमें क्या करना चाहिए। तत्पश्चात किसानों को भी प्रशिक्षण देना होगा, किसान भाई भी प्रशिक्षित हो सके, उनको भी खेती के संबंध में नए नए जो इन्वेशंस, आइडियाज़, खोज होते हैं, सब के बारे में अवगत हो सके। और इस प्रकार जब वो खेती करते हैं तो एक सीखा हुआ प्रशिक्षित व्यक्ति जब काम करता है तो उसके काम में एक अलग ही आपको आनंद और फ़ायदा देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कृषि का अगर तेज़ी से विकास किया जाए तो बिहार का विकास संभव है। अगली समस्या बिहार की है बाढ़। हम जानते हैं कि बिहार 2 भागों में बटा हुआ है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार हमारा बाढ़ से डूबा रहता है। तो यहाँ पे नदियों का अगर यदि मैनेजमेंट कर दिया जाए, उसके बाढ़ पे कंट्रोल कर दिया जाए, ऊंचे ऊंचे बांध बनाया जाए, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर यदि बाढ़ पे हम कंट्रोल कर देते हैं तो बाढ़ पे कंट्रोल करने के पश्चात हमारी समस्या बहुत हद तक कम हो जाती है। अब देखिए, अगला पॉइंट हमारा आधारिक संरचना का विकास। आधारिक संरचना के अंतर्गत आते हैं सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब आधारिक संरचना के अंतर्गत आते हैं। इसको हम लोग BHS भी लिखते हैं, यानी कि बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा तो हम पहले ही लिख चुके हैं। तो आधारिक संरचना का विकास, ऐसा देखने में आया है कि जिस क्षेत्र में सड़क अच्छा होता है उस क्षेत्र का विकास अच्छा होता है। जिस इलाके में बिजली अच्छी होती है उस इलाके का विकास भी अच्छा होता है। जिस इलाके में शिक्षा अच्छी होती है उस इलाके का विकास भी अच्छा होता है। और जिस इलाके में स्वास्थ्य अच्छा होता है उस इलाके का विकास अच्छा होता है, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य ही सच्चा धन है। तो हम देखते हैं कि अगर बिहार की सड़क की स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही, अब कुछ कुछ अच्छी होती जा रही है। बिजली की व्यवस्था तो बहुत हद तक सुधर गई है।
रही बात स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहेंगे कि शायद आज से 6 महीना पहले समाचार पत्र में आया था कि बिहार के लोगों की ऊंचाई 2 इंच कम हो गई है। इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह है गुणवत्तापूर्ण भोजन या स्वास्थ्यकर भोजन का न लेना, जिसकी वजह से उनकी ऊंचाई कम हो रही है। ऐसा नहीं है कि बिहार में स्वास्थ्यकर भोजन लोग नहीं करते हैं, स्वास्थ्यवर्धक भोजन नहीं करते हैं, स्वास्थ्यवर्धक भोजन करते हैं। लेकिन क्या होता है कि आजकल जो गली के फूड होते हैं, स्ट्रीट फूड, जंक फूड, वो सब खाकर पेट भर लेते हैं, स्वास्थ्यकर भोजन तो करते नहीं हैं, जिसके वजह से पौष्टिक भोजन न मिलने की वजह से उनकी लंबाई कम होती जा रही है और स्वास्थ्य से कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो मैं आप सबों से निवेदन करूंगा कि कृपया जंक फूड का सेवन न करें और स्वास्थ्यकर भोजन करें। अगला है उद्योगों का विकास। तो हम जानते हैं कि 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया। जब झारखंड अलग हुआ तो बहुत सारे माइंस, खनिज और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया और उद्योग धंधे, फैक्ट्री, वो सब सारे के अधिकांश चले गए झारखंड में। बिहार में बच गई चीनी की मिलें। अब बिहार में चीनी की मिल भी बंद है। भला बिहार का विकास हो तो कैसे हो? तो हमें चाहिए कि हम यहाँ के माहौल को इतना सकारात्मक बनाएं, इतना लचीला बनाएं और इतना ज़्यादा सुविधा दें ताकि विदेशी पूंजी बिहार में इन्वेस्ट करना चाहे, बड़े बड़े उद्योगपति बिहार में आकर उद्योग धंधा लगाना चाहें, ताकि इस प्रकार हमारा बिहार का पिछड़ापन दूर हो सके। अगला है गरीबी को दूर करना। तो बिहार में गरीबी एक बहुत ही भयानक समस्या है। यहाँ के 42% लोग गरीबी रेखा से नीचे, देखिए BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि यहाँ के 42% लोग बहुत गरीबी रेखा से भी नीचे हैं। तो गरीबी को दूर करने के लिए हमें स्वरोजगार को बढ़ावा देना होगा। स्वरोजगार को करने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य अपने पैर पे खड़ा हो सके और वह स्वरोजगार के लिए उसको विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, चाहे प्राइवेट से हो या फिर सरकार हो। कुछ ऐसा व्यवस्था होना चाहिए जिसके कारण कि जिसके वजह से यहाँ के लोग अपने से उस ट्रेनिंग को प्राप्त कर सकें और कर सकें। देखिए चीन इतना आगे क्यों बढ़ा है? चीन इतना आगे इसलिए बढ़ा है क्योंकि वह छोटा से अपने यहाँ पे बहुत सारे विदेश को न्योता देता है कि आप हमारे यहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज को खोलिए। एक दिन में वहाँ पे ज़मीन वगैरह सैंक्शन कर दिया जाता है और वहाँ पे फैक्ट्री वगैरह खुल जाती है। जब फैक्ट्री खुलती है तो कहाँ के लोग काम करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि चीन के लोग काम करेंगे। कहाँ के लोग सीखेंगे? तो चीन के लोग सीखेंगे। अगर यदि हम चाहें बिहार के लोग या हिंदुस्तान के लोग चाहें कि हम कोई टेक्निकल कुछ जानकारी हासिल करना चाहें, उसके लिए B.Tech कीजिए, M.Tech कीजिए, बहुत कुछ कीजिए और अंत में सीखते कुछ नहीं। अगर यदि एक छोटा सा क्रैश कोर्स चला दिया जाए, 3 महीने का, 4 महीने का ट्रेनिंग करा दिया जाए, जिसमें सारी जानकारी को दे दी जाए और फिर उसके बाद उनको प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए उनको संसाधन उपलब्ध करा दिया जाए, उनको काम करने के लिए स्थान दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि कम पूंजी में ही ज़्यादा कुछ सीख पाएंगे। तो ऐसा कुछ अगर यदि यहाँ से किया जाता है तो भी बिहार की गरीबी को दूर करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। अगला पॉइंट है शांति व्यवस्था की स्थापना। यानी कि शांति व्यवस्था अगर यदि होती है, यहाँ का प्रशासन मजबूत होता है, पुलिस व्यवस्था अच्छी होती है, आतंकवाद या चोरी या डकैती या बदमाशी या अपहरण या फिरौती या किसी भी प्रकार के बुरे कर्म पे अगर अंकुश लगता है, उन पे कंट्रोल होता है, उन पे नियंत्रण होता है, तो ऐसा होने से व्यापारिक आकर्षण बढ़ेगा। व्यापारी लोग बिहार में आना चाहेंगे, वो यहाँ पे काम करना चाहेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बिहार की गरीबी को दूर करने में, बिहार की पिछड़ापन को दूर करने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। अगला पॉइंट है स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन। यानी कि यहाँ का जो प्रशासन है, प्रशासकीय व्यवस्था है, वह स्वच्छ रहे, पारदर्शिता उनके अंदर रहे, बिल्कुल ईमानदार रहे, ईमानदारी से ड्यूटी करें, ड्यूटी निभाए नहीं, नौकरी बचाए नहीं, बल्कि एक भारत माँ की सेवा करने के उद्देश्य से काम करें। तो अगर यदि ऐसा यहाँ प्रशासकीय व्यवस्था होती है तो फिर बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। अगला पॉइंट है कि पर्यटन को बढ़ावा देना। यानी कि अब बिहार इतना बड़ा क्षेत्रफल है, इतना बड़ा एरिया है और यहाँ पे पर्यटन के लिए बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। जैसे सीतामढ़ी, माँ सीता की जन्मस्थली है बिहार। तो आप देखिए कि अयोध्या से क्या ये किसी मायने में कम है? पटन देवी जो 51 शक्तिपीठों में से एक है, तो विक्रमशिला है, नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला, ये तो बौद्ध के लिए एक बहुत ही बड़ा केंद्र है। अगर यदि इसको उभारा जाए, इसको विश्व के मानचित्र पे लाया जाए
तो बिहार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति और ज़्यादा बढ़ेगी। ये तो पहले ही ये सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति है। आप देखेंगे कि दो दो धर्मों को जन्म देने वाली बिहार की भूमि ही है। ये बौद्ध धर्म यहीं से निकले हैं, जैन धर्म यहीं से निकले हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सीतामढ़ी, गया, नालंदा, विक्रमशिला जैसे अच्छे क्षेत्र हैं। अगर यदि इनके पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, यहाँ पे आने जाने की सुविधा बढ़ाई जाए, होटल की सुविधा दी जाए, लोगों को ठहरने की अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई जाए, यहाँ का माहौल सुंदर बनाया जाए, तो बिहार का पर्यटन बढ़ेगा। और बिहार का जैसे पर्यटन बढ़ता है तो बिहार के पिछड़ापन को दूर होने में बहुत हमें मदद मिलने वाली है। अगला है नदियों के पानी या बाढ़ के पानी का प्रबंधन। तो देखिए, बिहार में माना कि नदियाँ हैं, कहर बरसाती हैं, बाढ़ हैं, कहर बरसाते हैं, लेकिन अगर यदि हम चाहें तो पानी से भी हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर यदि नदियों के जल का प्रबंधन हो जाए तो हम नहरें निकाल सकते हैं। निकालेंगे तो हमारी खेती अच्छी होगी। हम नदियों में मछलियों का पालन कर सकते हैं। मछलियों का पालन करेंगे तो हमारी बेरोजगारी बहुत हद तक दूर हो जाएगी। नदियों में हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, अर्थात जहाज चला सकते हैं, नाव चला सकते हैं। इससे ईंधन की बचत होगी। डीजल, मोबिल, किरासन तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल, ये सब की बचत होगी। रोड का मेंटेनेंस जो हमेशा होता है वो मेंटेनेंस नहीं करना होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पर्यटन को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। अब हम चाहें तो मखाने की खेती या बहुत सारे ऐसे खेती हैं जो पानी में की जाती है, वो कर सकते हैं, उसका कारोबार कर सकते हैं। किसान की फसल तो लहलहाएगी और भी बहुत सारे चीज़ हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर यदि हम उन जल का प्रबंधन करें, उससे एनटीपीसी को भी चला सकते हैं, बिजली तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जल के प्रबंधन से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर यदि पॉसिबल हो तो नदियों के जल को मोड़कर अपना हम आगे का भी एक आउटलेट निकाल कर और भी कुछ बहुत सारे विकास को कर सकते हैं। अगला है कि केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण, अर्थात कि सभी जानते हैं कि बिहार एक गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है, बीमारू राज्य है। तो हमें चाहिए कि हम भारत सरकार से इस चीज़ की मांग करें कि आप हमारी बदहाली को देखते हुए अधिक से अधिक मात्रा में हमें संसाधन उपलब्ध कराइए, हमें धन उपलब्ध कराइए, अच्छे ट्रेनर उपलब्ध कराइए, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी कराइए, ताकि हम बिहार की भी स्थिति अच्छी हो सके। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी बार बार विशेष राज्य की दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे क्राइटेरिया है जिसकी वजह से बिहार की मांग को, विशेष राज्य की मांग को नहीं सुनी जा रही है। लेकिन अगर यदि हम कुछ ज़्यादा मांगेंगे तभी तो हमें कुछ मिलेगा। तो इसके लिए हमें, अब देखिए, हमारे पास बिहार में मेधा की कमी नहीं है, हमारे पास इंटेलिजेंट भी बहुत सारे भरे पड़े हैं। किसी भी उद्योग को चलाने के लिए क्या चीज़ें चाहिए? ज़मीन चाहिए, संसाधन चाहिए, माहौल चाहिए, रोड चाहिए, कच्चा माल चाहिए, कुशल कारीगर चाहिए, सस्ते मजदूर चाहिए, बिजली चाहिए। हमारे बिहार में सब कुछ उपलब्ध है। सिर्फ कमी है तो एक सकारात्मक माहौल की। सरकार को चाहिए कि कुछ नियमों में ढील दे ताकि यहाँ पे रोजगार देने वाले व्यापारी वर्ग आ सके, विदेशी निवेश हो सके, और कुछ प्रयास सरकार की तरफ से करना चाहिए, प्रशासन हमारा अच्छा हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम अगर इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो हमारे बिहार राज्य का पिछड़ापन दूर हो सकता है। और इसके लिए सबसे बढ़कर बात यह है कि हम सबों को एक विनम्र, एक ईमानदारी से प्रयास करना होगा कि हमारा बिहार आगे बढ़े। अब तो मैंने कुछ पॉइंट्स को तैयार किए हैं, बुक का हेल्प लिया, कुछ अपने से भी बताया। आप लोग चाहें तो अपने से ही बहुत सारे पॉइंट्स को बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।